जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनरोगा के लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में डिटेल से इस क्लास को कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हम एमसीक्यू के हिसाब से पूरा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है वह है सेल एंड टिश्यूज, यानी कि कोशिका और ऊतक। कोशिका और ऊतक के बारे में आज हम डिटेल से क्लास को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक है, तो इसको आपको सबसे पहले ऑप्शन दिए होंगे, इनको पढ़ना होगा। अब जो मानव शरीर में बहुत प्रकार की कोशिका पाई जाती है, बहुत लाखों हजारों कोशिकाएं हमारे बॉडी में पाई जाती है, मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो उसमें हर कोशिका का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो बी और टी कोशिकाओं पूछ रहा है वो पूछ रहा है ये क्या करती हैं, वे शरीर के रोग जनकों द्वारा होने वाले रोग से बचाती है। ठीक है, यानी जो भी हमारे शरीर में रोग होते हैं उनसे जो बचाने का काम कौन करती है, जो हमारे शरीर की बी और टी कोशिका होती है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। ठीक है, आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्राणी कोशिका को जंतु कोशिका भी कहते हैं, के बीच में अंतर क्या बताता है, इसके बारे में आपको डिटेल से क्लास कवर करनी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया, पादप कोशिका में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि प्राणी कोशिका में वे नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है आपको, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में वे होती है। तीसरा आपका दिया, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसदानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसदानियां होती है। ठीक है, क्या नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, देखो इसमें पहला क्या दिया, पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होती है। पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में वो होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। मतलब ये कथन क्या दिया आपको, गलत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसदानी पाई जाती है। बिल्कुल, रसदानी का काम क्या होता है, पानी का स्टोर करना। जो रसदानी का काम क्या होता है, वो पानी को स्टोर करना होता है। ठीक है, स्टोर करना। और प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रचनानियां होती है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। तो यानी कि तीसरा और पहला सही है आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा दिया गया है, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका जो तीसरे का आंसर होना चाहिए वो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए डीएनए के खंडों का जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, पहला ऑप्शन ये दिया है आपको। दूसरा दिया है, प्रयोगशालाओं के कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। दूसरा, तीसरा दिया है, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। या फिर लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, पादप और जंतु से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला के पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि जो इसमें आपको सही नहीं है पूछ रहा है, यानी कि गलत कौन सा है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है, प्रयोगशाला में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए में किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है आपको, पादपों और जंतु से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला के पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है, ये भी कराया जा सकता है। लेकिन जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप सबको याद होना चाहिए डीएनए की खोज किसने की थी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथे का क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या होना चाहिए,
अब सब लोग अमीबा करोगे, लेकिन अमीबा इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो पांचवे का जो आंसर होना चाहिए वो होगा एसिटेबुलेरिया। क्या है? एसिटेबुलेरिया। ये आपको याद करना होगा, एसिटेबुलेरिया। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं हम एक कोशिकीय जीव। ये होते हैं एसिटेबुलेरिया। ये दिखने में बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी नंगी आंखों से इनको नहीं देख सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है, डीएनए एक नाभिक में पाया जाता है, नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। 7वां क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? पावर पॉइंट या पावर प्लांट कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो यानी कि जो 7वें का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस भी कहते हैं, पावर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किसका अंतर होता है? वो होता है कोशिका भित्ति का। ठीक है, यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए डीएनए कहाँ मिलता है? अभी मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या होना चाहिए इसका? आंसर नंबर सी होना चाहिए, 9वें का सी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ठीक है, यानी कि कोशिका जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बहुत छोटी कोशिकाओं को बोलते हैं, यूकैरियोटिक थोड़ा बड़ी होती है। ठीक है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक तो यूकैरियोटिक है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी जो प्रोकैरियोटिक होती है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, 10वें का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस निम्न में से किस कोशिकांग में होता है? तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है आपको राइबोसोम। जहां पर भी आपको राइबोसोम दिखेगा उसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए वो राइबोसोम होना चाहिए। ठीक है, लाइसोसोम को हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, तो लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, जबकि और क्या है, जबकि इसमें राइबोसोम मैंने बता दिया प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण करता है कोशिका में परिवहन का काम कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। और तो ईआर अंतःद्रव्य जालिका इसको बोलते हैं ईआर रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं शॉर्ट में इसको। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? किसको बोलते हैं एटम बम? तो 12वें का जो आंसर होना चाहिए वो होता है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, लो ये आपको इसको एटम बम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लाइसोसोम होता है इसको बोलते हैं हम आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली बोलते हैं, तो यानी कि जब भी आपने देखा होगा, जब आप अगर पहाड़ से हो तो पहाड़ से जब आप बकरी काटते होंगे तो बकरी काटने के बाद आपको देखता होगा, जिसको बोलते हैं, अगर हमारी भाषा में कुमाऊनी में तीत बोलते हैं, तीत मतलब जो इतना को उसी को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम की थैली होती है। ठीक है, वही क्या होता है? लाइसोसोम होता है। अगर ये फट जाती है थैली तो इतना कड़वा कर देगा, इतना कड़वा कर देगा, बहुत ज्यादा कड़वा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग का एटम बम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन दिया, आपको इस तरीके ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो स्तंभ, ये कथन कारण वाले, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये थोड़ा नए तरीके का क्वेश्चन है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 13वें का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव के स्तंभ कोशिका का एकमात्र है, या स्तंभ कोशिका बीज पुटी को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, या स्तंभ कोशिकाएं वस्तुएं अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं, या फिर भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं के भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार से उत्तकों में विकसित किया जा सकता है। अब इसके ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन कौन से सही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, या ऑप्शन नंबर 1 2 3, या ऑप्शन नंबर 1 2 4, या 3 और 4। ठीक है, तो अभी हम आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13वें का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 के 4 कथन क्या है? सही है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, यूकैरियोटिक सेल में यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो 14वें का जो आंसर होता है वो होता है सी, यानी कि फॉस्फोलिपिड लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपो क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली एक बहुत छोटी सी परत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली दो से मिलकर बनी होती है, एक प्रोटीन और एक, हम प्रोटीन लिखा ही है, और एक लिपिड। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर क्या बनती है? प्लाज्मा झिल्ली बनती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, शैलोज भित्ति जिसे हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं, ये किसके सेलों में पाई जाती है? आप सबने पता है कि पौधे यानी कि जो पादप को ही क्या बोलते हैं? पौधे बोलते हैं। तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और भी डिटेल से मैं बता देता, लेकिन टाइम इतना, मैं फटाफट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल से इसको बताऊं तो आप लोग कमेंट कर दें कि सर थोड़ा डिटेल से इसको बता दीजिए करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी क्लासेस को कवर करते रहेंगे। आज हमारी बायोलॉजी की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में आज का जो हमारा चैप्टर था वो आपका जो सिलेबस में दिया गया था, सेकंड चैप्टर टिश्यू एंड सेल एंड टिश्यू करके। ठीक है, यानी कि कोशिका और ऊतक, कोशिका और ऊतक के हमने क्वेश्चन आंसर भी देखे यहाँ पर, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको ऐसे ही कवर कराते रहेंगे। तो मैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चन कराने का इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, अब पेपर आपका पीछे चले गया लगभग 1.5 से 2 महीने, हमने सभी सब्जेक्ट के कवर कराने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो इसलिए हम आराम आराम से धीरे धीरे इन क्वेश्चन को सॉल्व आपको कराते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।